हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है कॉमर्स। कॉमर्स में दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनिट 4, जो कि आपका टॉपिक रहेगा बिजनेस, फाइनेंशियल एंड इंटरनेशनल बिजनेस मार्केटिंग, अर्थात स्टॉक मार्केट। इस प्रकार का आपका पूरा टॉपिक है। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके बात करते हैं। पहला टॉपिक इसमें आपका होता है सोर्स ऑफ कैपिटल। दूसरा हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। तीसरा पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल। फोर्थ पढ़ेंगे डिविडेंड। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग। देन उसके बाद आपका जो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट करके उसमें हम पढ़ेंगे एसडीआर क्या है और एडीआर क्या है, जीडीआर क्या है, आईडीआर क्या है। एसडीआर में पढ़ेंगे किस प्रकार से आपका स्पेशल ड्राइंग राइट जो दिया गया है 5 कंट्रियों को जोड़ा गया है, जिसमें आपका यूएसए का अर्थात जहां का डॉलर की बात करेगा, और चाइनीज का, जापानीज का, प्लस आपका पाउंड ऑस्ट्रेलिया का, यूरो आपका ब्रिटेन का। इस प्रकार का अलग अलग देश की करेंसी की जो है एक वेटेड दिया गया है, उसको कैसे जोड़ करके एक स्पेशल ड्राइंग राइट बनाया गया 1969 में। लेकिन 2015 में अगर देखा जाए तो एक प्रकार से पूरा इनको राइट क्या दिया गया है, इसके बारे में हम समझेंगे। देन उसके बाद स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट है क्या, शेयर मार्केट क्या है, इंटरनेशनल मार्केट क्या है। जैसे भारत में है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक उसी प्रकार से आपका इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में पढ़ेंगे कब आपका अकाउंट से डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, एडीआर कब बनेगा, जीडीआर कब बनेगा और आईडीआर कब बनेगा। ये बेसिक आपका एक एक टर्म को समझेंगे। देन इसी में आपको शुरुआती में 2-3 टॉपिक और है पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है और टाइप्स ऑफ डिविडेंड क्या है, एक एक करके समझते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। टॉपिक है आपका यूनिट 4, जिसमें बिजनेस, फाइनेंशियल एंड इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट ये बेसिक आपका स्टॉक मार्केट, ठीक। अब यहां पर हमें क्या क्या पढ़ना है, यहां से हम दोनों को डिवाइड करेंगे। अब पहला टॉपिक इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहला आपका शुरुआत आता है सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है, सोर्स ऑफ कैपिटल, ठीक। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे डिविडेंड। ठीक है दोस्तों, तो सोर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, और देन लास्ट टॉपिक आपका रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर। ये आपका शुरुआती बेसिक टॉपिक इतना ही है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। इंटरनेशनल में आपका आईएमएफ में क्या क्या पढ़ना है, बेसिक चीज यहां से आपका एसडीआर क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, उसके बाद देन स्टॉक मार्केट इंटरनेशनल, ठीक। अब इसमें हमें क्या क्या 3 पॉइंट को ज्यादातर ध्यान रखना। कौन सा, आपका एडीआर, जीडीआर
आइडिया। ये इतना बस। अगर आपने इतना बेसिक चीज आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपके लिए काफी क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता। अब एक एक करके समझते हैं। अब शुरुआत में आप पढ़ते हो सोर्स ऑफ कैपिटल। पहले समझेंगे कि बिजनेस फाइनेंशियल क्या है। बिजनेस मतलब जो आप व्यापार करते हो, फाइनेंशियल वित्त जो आपका वित्त होता है, पैसा होता है, वो पैसा कहाँ से आएगा और पैसे को कहाँ पर खर्च करना है और किस रेशियो में खर्च करना है, कितना बारोइंग होना चाहिए, कितना डिविडेंड होना चाहिए, कितना प्रॉफिट का रेशियो बनाना चाहिए, वर्किंग कैपिटल किस रेशियो में होना चाहिए। हर एक पॉइंट को आप क्या करते हो, उस पैसे को लेबर पे कितना खर्च करना, मटेरियल पे कितना खर्च करना, ओवरहेड खर्चा कितना, ओवरहेड मीन्स उपरिव्यय खर्चा। जैसे कभी काल आप कोई चीज, मान लीजिए कोई बिल्डिंग आप बनाते हो, अब बिल्डिंग जब बनाते हो तो बीच में कभी काल कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं आपको लाना पड़ जाता है दोबारा, फिर तो आपको उपरिव्यय खर्चा आ जाता है। जहां पर आपको मान लीजिए 50,000 करोड़ का मटेरियल लगना था, लेकिन आप 50,000 करोड़ का लगा दिए, फिर पता चला आपको और 200 करोड़ 300 करोड़ और एक्स्ट्रा मटेरियल लगा, उसी बोलते हैं ओवरहेड। या ऐसे समझ सकते हैं, जहां पर आपको 100 लेबर की आवश्यकता थी, पता चला 100 के बजाय फिर से आपको 10 लेबर और बढ़ाना पड़ गया। तो ये जो आप कभी एक मेजर करते हैं, उस मेजर से भी ज्यादा आप खर्च करते हैं, उसको ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत पहले समझते हैं सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है। सोर्स मीन्स कहां से आपके पास पैसा आएगा। पैसा देखिए बेसिक स्रोत आपका दो होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका इक्विटी। इक्विटी मीन्स जो आपका पुश्तैनी कुछ पैसा होता है, जो आप लाइफ में कुछ कमा के अपने पास रखे होते हैं, या आपके पास कुछ हेरिटेज या उत्तराधिकारी के रूप में जो भी आपके पास कुछ प्रॉपर्टी होती, कुछ संपत्ति होता है। हो सकता है जमीन का टुकड़ा हो, या आपके रोड किनारे कोई बिल्डिंग बनी हो, या आपकी पीजी हो, या आपके पास कोई ऐसा बिल्डिंग जो रेंट पे चढ़ा हो। बड़े शहरों की बात करें, गांव एरिया में जाइए, बाग बगीचा है, जानवर है, तो ये आपकी क्या है, एक प्रकार से इक्विटी है। यहां से आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं। उसको कैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप उसको बेच करके लिक्विड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा आपका हो सकता है, या तो आप कुछ पुश्तैनी, जैसे आजकल शादी विवाह लोग गहना वगैरह, या जो भी आपके पास गहने जो आजकल स्त्रियां पहनती हैं, आभूषण है, उनकी बात करते हैं, पुरुष भी आजकल पहनते हैं, तो उसको भी लोग पेटी में रखते हैं। बाद में उनको लगता है कोई बिजनेस क्या है, तो उसको क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। बैंक जाएंगे, बैंक में उसको या किसी सोनार पास या महाजन पास बेच करके कैश में पैसा कन्वर्ट करा लेते हैं। तो दो तरीका होता है, एक आपका इक्विटी, दूसरा आपका होता है बारोइंग करना, उधार लेना। चाहे आप अपने करीबी दोस्तों से, या आप पब्लिक गवर्नमेंट से, या प्राइवेट सेक्टर से आप पैसा क्या करते हैं, बारोइंग करते हैं। ये हो गया व्यवहारिक रूप से कहां से पैसा आएगा। अब मान लीजिए भारत सरकार है, अब उसको एक बहुत बड़ा, एक लार्ज लेवल में कोई पिछड़ा एरिया को डेवलपमेंट करना है। बहुत से नॉर्थ ईस्ट साइड ले लो, या जो भी आपका कि कोई भी एरिया उठा सकते हो, या यूपी का आप मान लीजिए पूर्वांचल है, तो उसको डेवलप करना है। तो सरकार एक योजना बनाएगी, प्लान बनाएगी कि सबसे पहले हमें पैसा चाहिए। उस पैसे को कहां से स्रोत करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकता है, या आप मान लीजिए इंटरनेशनल किसी वर्ल्ड बैंक से उधार ले सकता है। तो पैसे वहां से क्या करता है, बारोइंग की, या तो कुछ उसके पास ऐसी कुछ ऐतिहासिक रूप में चीज हो तो उसको गिरवी रख करके पैसा प्राप्त करता, अर्थात लोन लेता है। तो ये आपको उसके माले सरकार के पास पैसा आ गया। अब उस पैसे को क्या करेगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा। रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, कॉलेज बनाना, ये बेसिक चीज उसका क्या होता है, काम करना। लेकिन जब वो काम करने से पहले फिर क्या करता है, उसकी एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनाता है। जब आपके पास पैसा आ जाता है तो उसको आप क्या करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर करते हुए इसकी बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद एक एक पॉइंट करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स होता है उस पूंजी की अलग अलग एक ढांचा तैयार करोगे। पैसा कितना खर्च करना है, कितना हमारा इक्विटी होना चाहिए, कितना हमारा ओवर कॉस्ट होना चाहिए, कितना हमारे पास डेब्ट अर्थात ऋण होना चाहिए, इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर जब हमारे पास पैसा आ गया तब इसका हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब स्ट्रक्चर जब बनाएंगे इसके तीन तरीके से बनता है, तीन पॉइंट की बात करते हैं। एक होता है आपका NI अप्रोच, A फॉर अप्रोच, एक होता है NOI अप्रोच, और एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। इस प्रकार से तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है। NI अप्रोच क्या कहता है, NOI अप्रोच क्या कहता है, और ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है। भाई अब आपके पास पैसा आ गया है, उस पैसे को किस रूप में आप खर्च करोगे।
अब NI अप्रोच ये कहता है जिसको बोलते हैं नेट इनकम अप्रोच, इसको बोलते हैं नेट इनकम अप्रोच। अब ये नेट इनकम अप्रोच क्या कहता है, अगर आपको शॉर्ट टर्म व्यापार करना है, ओनली शॉर्ट टर्म मतलब चलो भाई 5 साल 10 साल से और कम ही करना है, तो ये कहता है अगर आपको शॉर्ट टर्म करना है तो ये आपको बेसिक एक डायग्राम ये बनाना पड़ेगा, कितना हमारे पास इक्विटी होना चाहिए, कितना हमारे पास ओवर कॉस्ट होना चाहिए और कितना हमारे पास डेब्ट होना चाहिए, इनकी बात करता है। अब वही चीज आपका दूसरा, अगर ये शॉर्ट टर्म की बात करता है, अब इसको मैं डायग्राम बना के समझाता हूं। ये करता है आपका शॉर्ट टर्म, मतलब ये लघु समय के लिए, और दीर्घ काल के लिए जिसको बोलते हैं दीर्घ मतलब लंबे समय के लिए, ये जो होता है 10 साल से लेकर के 20 साल तक का वाई ईयर, ये जो काम करता है आपका, इसमें क्या करना होता है, ये कहता है देखिए अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यापार करना है, लॉन्ग टर्म कोई ट्रेडिशनल या लॉन्ग टर्म कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, मान लो आप रेलवे लाइन बिछा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल बना रहे हो, बड़े कॉलेज बना रहे हो, यूनिवर्सिटी बना रहे हो, या और भी अपने राज्य को डेवलपमेंट करना चाहते हो, इंडस्ट्रियल एरिया लगाना चाहते हो, फैक्ट्री लगाना चाहते हो, FDI के ज़्यादा डिमांड करते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में काम करना चाहते हो, ये कहता है NOI अप्रोच क्या कहता है कि देखिए नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये क्या कहता है आपको लॉन्ग टर्म के लिए कितना डेब्ट रखना है, कितना आप कॉस्ट ऑफ ओवर कॉस्ट होना चाहिए, या आपके पास कितना इक्विटी होना चाहिए, इसकी बात करता है। 3 पॉइंट कौन कौन सा, उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या कहता है, ये कहता है दोनों को मैं जोड़ करके बात करूंगा, NI और NOI को दोनों को जोड़ करके एक साथ बात करता है। ठीक है, हमें पहले शुरुआत शॉर्ट टर्म करके फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म कर लेंगे। तो इसमें वही 3 पॉइंट कौन सा, आपका KE का मतलब होता है इक्विटी, और KO का मतलब होता है ओवर कॉस्ट, और K डेप्ट मतलब D का मतलब डेप्ट, ये 3 पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके पहले समझते हैं NI अप्रोच, NOI अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। पहले बनाते हैं डायग्राम, यहीं पर बनाते हैं दोस्तों, अगर दिख जाएगा तो यहां पर साइड में आपको दिखा देते हैं। नेट इनकम अप्रोच। अब इसमें नेट इनकम अप्रोच क्या कहता है, पहला जो इसके बारे में समझते हैं। ये क्या कहता है, 3 पॉइंट ई कौन कौन सा, KE मतलब कितना हमारे पास इक्विटी होना चाहिए, KO मतलब कितना हमारे पास ओवर कॉस्ट होना चाहिए, और KD मतलब कितना हमारे पास डेब्ट होना चाहिए। ये पहली बात कहता है जब आप शॉर्ट टर्म बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर दिख रहा होगा ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं और कहीं बैठा के बना सकता हूँ, दिख तो रहना चाहिए। ऊपर थोड़ा करता हूँ दोस्तों, इतने में समझ जाएंगे, आप दिखिएगा। ठीक, इसको यहां पर लिखते हैं Y अक्ष, X अक्ष। अब यहां पर हमें पहले डायग्राम बनाना है, किसका, फाइनेंशियल लीवरेज को निकालना है, फाइनेंशियल लीवरेज। अब फाइनेंशियल लीवरेज का हमें बेसिक चीजें बना, इसको बेसिक आधार बनाते हैं। यहां पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अर्थात कितना हमारी लागत लग रही है, पैसा कितना लग रहा है पूंजी का। अगर ये शॉर्ट टर्म की बात करता है, किसकी, शॉर्ट टर्म। अब इसमें क्या क्या देखिए, पहले आप बनाओगे, लाइन खींचोगे, KE क्या कहता है, एक ऐसे लाइन खींचो और एक लाइन ऐसे खींचो, 2 लाइन होती है। अगर आपको शॉर्ट टर्म करना है तो शॉर्ट टर्म में क्या कहता है, आप अपने, इसको हम KE कहेंगे, और ये जो नीचे हमारा पहले क्या कहता है शॉर्ट टर्म में हमारे पास इक्विटी, सबसे ये इक्विटी लाइन हो गया, ये हो गया आपका KO मतलब ओवर कॉस्ट हो गया, और ये जो आपका डेब्ट की बात करता है अर्थात KD की बात करता है, KD लाइन। KE मतलब है इक्विटी, E फॉर इक्विटी,
ठीक। ओ का मतलब, के ओ का मतलब इसको लिख देते हैं ओवर कॉस्ट, ओवर कॉस्ट, उपरिव्यय कॉस्ट। केडी का मतलब डेप्ट मतलब ऋण, इसकी बात करता है। अब एक एक करके समझते हैं। कहता है अगर आप शॉर्ट टर्म करना है, शॉर्ट टर्म अगर आपको व्यापार करना है तो आप अपने ओवर कॉस्ट को बहुत कम करो। इक्विटी एक ठीक है, मेजर रूप में अपने पास इक्विटी रखो, 50,000 50 लाख, जिस रेशियो में आपका अपना जो बड़ा व्यापार करना है, या लॉन्ग टर्म, लेकिन अभी आपको शॉर्ट टर्म करना है। तो शॉर्ट टर्म में क्या कहता है, कम से कम अपने पास इक्विटी जो है एक ऐसा रखो, न ज्यादा हो न कम हो, लेकिन ओवर कॉस्ट आपको बहुत कम होना चाहिए। ये आपका शॉर्ट टर्म की बात करता है। और डेप्ट जो है एक मेजर रूप में होना चाहिए, न ज्यादा न कम। डेप्ट भी ज्यादा, ऋण ऐसा नहीं बहुत ज्यादा आप ऋण उठा लो मार्केट से, बहुत ज्यादा लोगों से उधारी पैसा ले लो। अगर ये भी कर दोगे तो अगर आपका शॉर्ट टर्म बिजनेस है, सही तरीके से अगर आप मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से आप एक सर्कुलेट नहीं कर पाएंगे, आपका अच्छा काम बिजनेस नहीं चल पाएगा, तो ज्यादातर इंपैक्ट पड़ेगा आपका बिजनेस में। कभी कभी लोग देखते होंगे लॉन्ग टर्म जो बिजनेस करते हैं शॉर्ट टर्म में फर्क क्या होता है। शॉर्ट टर्म जो बिजनेस शुरुआत में जब वो करता है तो बहुत से ज्यादा किसी ना किसी से ज्यादातर उधारी पैसा ले लेता है। अगर उधारी ले लिया उसके बाद ओवर कॉस्ट उसकी वो ज्यादा बढ़ा देता है, पंपलेट ज्यादा छपवाना, प्रिंटिंग ज्यादा करवाना, विज्ञापन ज्यादा करवाना, बहुत कुछ कर देता है, लेकिन सेलिंग कुछ नहीं हो रहा, बिक्री कुछ नहीं हो रहा, डिविडेंड कुछ नहीं आया, प्रॉफिट कुछ नहीं आता है, स्टॉक और कम होता चला जाता है, प्रोप्राइटरिंग और कम हो जाता है, कैश रेशियो कैश जो होता है पैसा और कम हो जाता है। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो मार्केट्स में सर्वाइव नहीं कर पाता। इसलिए हमें सबसे अपने पास इक्विटी एक बैलेंसिंग अप्रोच में रखो, ओवर कॉस्ट बहुत कम करो, इसलिए ओवर कॉस्ट मतलब कम करो, केओ कम करो, और केडी मतलब इतना ही लो जितनी आपकी जरूरत है, ज्यादातर मत लो। ये जो आपका लाइन बताता है आपको फाइनेंशियल लीवरेज कॉस्ट की बात करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अर्थात आप क्या करोगे, ओवर कॉस्ट को कम करो, पहली बात। अब हम दूसरी पॉइंट समझते हैं, एनओआई अप्रोच। एनओआई अप्रोच में क्या होता है, यहीं पर दोस्तों आपको समझा देते हैं। बस यहां पर क्या कहता है, आपको ये जो सारा सेम सिस्टम है, बस यही एक पॉइंट को कम कर दो। क्या ये कहता है, इक्विटी रखो हमें कोई दिक्कत नहीं, केडी उतने रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कहता है अगर आपको लॉन्ग टर्म करना है, किसमें, लॉन्ग टर्म अगर आपको व्यापार करना है, ट्रेडिशनल करना है, तो यहां आप क्या करोगे, एनओआई अप्रोच कहता है, एनओआई अप्रोच अर्थात नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं दोस्तों, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये देखिए पॉइंट क्या कहता है, अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यापार करना है, 50 साल 30 साल 10 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, तो ये क्या कहता है, आप अपने पास इक्विटी रखो एक मिनिमम ठीक ठाक, डेप्ट भी मार्केट से ले लो, जितना सरकार से बनता आप पैसा उतने उधार लो, न ज्यादा न कम, एक बैलेंसिंग अप्रोच। लेकिन ओवर कॉस्ट क्या कहता है कि आप बढ़ा दो, अर्थात केओ की मात्रा बढ़ा दो। कहता है ये क्या है, इसको क्यों बढ़ा दो, वो कहता है ओवर कॉस्ट आप बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं, जितना बढ़ाना बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यापार करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए ओवर कॉस्ट कम करना, शॉर्ट टर्म होगा कि ये ऐसे इसको नीचे कर देना बस, और लॉन्ग टर्म होगा तो ओवर कॉस्ट को बढ़ा दो, इंक्रीज करो, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या करो, लाइन के उस पर बढ़ा दो। ये पॉइंट यही तीन चीज मतलब ये कहता है, यही कहता है, मतलब ओवर कॉस्ट को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो ये लॉन्ग टर्म की बात करेगा, अगर आपको ओवर कॉस्ट को केओ को अगर कम करना चाहते हो तो ये शॉर्ट टर्म की बात करता है। ये समझ में आ गया, एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच। अब हम बात करते हैं तीसरा इसी में, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, अब इसको इसी में जोड़ के बता देते हैं दोस्तों, सारा सिस्टम वही है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है, ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, ये कहता है भाई हमें NI NOI दोनों को जोड़ करके बात करता है। कैसे, यहां पर आप बनाओगे, पहले एक लाइन खींचोगे, ये y अक्ष और ये x अक्ष, यहां पर 0, यहां पर आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और यहां पर आप लिखोगे फाइनेंशियल लीवरेज, क्योंकि हम फाइनेंशियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, वित्तीय के बारे में गणना करना है। फाइनेंशियल लीवरेज। अब इसमें क्या कहता है, कहते हैं भाई आपको क्या करना होगा, आपको जो अपना इक्विटी है KE 3 पॉइंट, कौन सा, KE KO और KD, अर्थात इक्विटी, ओवर कॉस्ट और आपका डेब्ट, ये 3 की बात करता है। ये क्या कहता है, एक काम करो, आप एक लाइन खींचो, इसको नहीं, ठीक है दोस्तों, इतना ही से, थोड़ा और नीचे करते हैं। कहते हैं आपके पास जो डेब्ट है KD का, ये लाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें क्या करता है, एक लाइन यहां से, ये आपका के इक्विटी। अब ओवर कॉस्ट ये क्या कहता है कि यहां से ये क्या करता है दोस्तों, एक ऐसे लाइन, अगर आपको समझ में आएगा तो एक ऐसे लाइन करता है, ऐसे चलता है। ये क्या करता है, एक प्रकार से अगर देखा जाए, KO शुरुआत में अगर देखा दोनों के दिखा रहा है, क्या, जब ये डाउन पे आ रहा है इतना, तो ये आपका एक प्रकार से NI अप्रोच की बात करता है, जिसमें फर्स्ट स्टेज की बात आएगा। दूसरा आप देखते होंगे जब ये थोड़ा सा बैलेंसिंग आता है, ये सेकेंड स्टेज की बात, और थर्ड ये आपका जो आता है, ये आपका, अर्थात इसमें फर्स्ट ये जो इतना आप देखोगे, ये NI का बात कर दिया, ये जो आपका NOI का बात कर दिया, और ये जब दोनों को जोड़ा, ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, तीनों को जब ऐड करता है, जिसमें आप देखते होंगे शुरुआत में आपकी कॉस्ट ऑफ ओवर कॉस्ट कम कर रहा है, सेकेंड में थोड़ा सा बढ़ाया, और थर्ड में जाके और ज्यादा बढ़ाने लगता है। यहाँ पर आपका एक प्रकार से अगर देखा जाए तो NI NOI दोनों को जोड़ करके डायग्राम बना देता है। ये जो पॉइंट आपको दर्शाता है, ये कहता है कि हम शुरुआत में अगर व्यापार करेंगे तो अपनी कॉस्ट कम करेंगे, जैसे जैसे हमारी मार्केट में अच्छी एक गुडविल बनेगी, अच्छी एक गुडविल मतलब जैसे आप शुरुआत व्यापार करते हैं, कोई आप चैनल खोलते हैं, शुरुआत में आपको कोई वीडियो तो वायरल होती नहीं, आपके लोग जितना धीरे धीरे पढ़ने वाले बच्चे वही देख सकते हैं, आपका नाचने गाने का ठुमका लगाने का तो है नहीं, तो आपके पढ़ाने की बात है। तो जो बच्चे पढ़ने वाले को धीरे धीरे चीज़ों को देखेंगे, सर्च करेंगे, अगर वो आपकी कम्युनिकेशन समझ पाएंगे तो आपको देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। यही चीज कहता है कि आप शुरुआती जब व्यापार करेंगे तो आपको धीरे धीरे अपनी कॉस्ट को पहले कम करना है। जैसे जैसे आपको मार्केट में गुडविल बनने लग जाए, आपकी पहचान बनने लग जाए, तब आप अभी मान लीजिए जैसे ये बोर्ड है तो आप डिजिटल बोर्ड लगा दो, डिजिटल बढ़िया कैमरे लगा दो, 4-5 टाइपराइटर रख दो, एडिटर रख दो, तो वैसे आप क्या करो अपनी कॉस्ट को बढ़ाना शुरू कर देगा। ये पॉइंट आपको कहता है व्यापार के पर्पज से। फर्स्ट में ये फर्स्ट स्टेज इसको बोलते हैं, और ये सेकेंड स्टेज, और ये जो आपका तीसरे में जाके एकदम स्पीड पकड़ लेता, आपकी कॉस्ट और ज्यादा ओवर कॉस्ट बढ़ने लग जाती है। ये थर्ड स्टेज को बोलते हैं, थर्ड स्टेज, जिसमें आप देखते होंगे सबसे ज्यादा आपकी लागत बढ़ जाती है। ये दोनों को जोड़ करके बात करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल मतलब अपनी व्यापार को और ज्यादा बढ़ाना है। ये होता है NI NOI और ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ये बेसिक चीज, एक दो बार आप डायग्राम क्या करना दोस्तों, पढ़ना, देखना, समझना, आपको सब समझ में आ जाएगा। हमने सोर्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके बारे में समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक किसी हम बात करते हैं आपका कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या कहता है दोस्तों, जब आप कोई व्यापार करते हो, कोई ट्रेडिशनल करते हो, कोई ट्रेड करते हो,
तो आप क्या करते हो, जो जो पॉइंट कंप्लीट कर इस पर टिक मार देते हैं। कैपिटल बजटिंग क्या कहता है, आप एक बजट बनाते हो। जब आप व्यापार करते हो तो आप देखते हैं दो प्रकार से, आपके पास फिक्स्ड एसेट्स होती है और करेंट एसेट्स। लेकिन आपके पास सबसे ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स होती है, संपत्ति होती है, जिसमें बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है। अगर आपकी मान लीजिए कोई मशीन है, कोई बहुत बढ़िया मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कोई काम करती है, आटे की मशीन हो सकती है, तेल निकालने की मशीन हो सकती है, या आप कोई मैन्युफैक्चरिंग बिस्किट बनाने वाली मशीन हो सकती है, तो आपने क्या सोचते हैं कि भाई इस मशीन की एक एवरेज क्या स्पीड है, क्या कार्य करने की क्षमता है, कितने साल तक ये मशीन अभी हमें अच्छा एक प्रॉफिट दे सकती है, अर्थात अर्निंग कर सकती है, इससे हम कितना पैसा कमा सकते हैं। ऐसे देसी भावना समझो, अगर आपकी बॉडी शरीर है, आप जब यंग होते हैं तो कहते भाई थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए कि आप 2 दिन कोई ढंग का खाना तब भी ये एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे बूढ़ावस्था आता है, बुढ़ापा आता है 50 के बाद, तो आप क्या सोचते हैं, उसको मेंटेनेंस ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हो भाई, उसको टाइम पे दवा भी देना, टाइम पे खाना भी खाना, उससे काम लेना शरीर से। यही चीज़ मशीन का है। वो कहता है कि बजट हमें बनाना है। किस चीज़ पे बजट बनाना है, अगर आपकी मशीन बहुत अच्छा काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग का मान लीजिए बिस्किट बनाने वाली मशीन है, या तेल निकालने वाली मशीन है, या आटा पीसने वाली फ्लोर जो आटा को पीसने वाली मशीन है, सॉरी आटा मतलब गेहूं को पीसने वाली मशीन है, तो आप ये सोचते हैं कि भाई अभी ये कम से कम 5 साल तक चल सकती है, तो उसका कितना हमें इस पर बजट रखना, कितना पैसा खर्च करना है। ये बात इसीलिए कहती है, आपको किस किस पॉइंट की बात करेगा, एक एक करके। जैसे फर्स्ट आपका बिल्डिंग, शॉर्टकट में बिल्डिंग मशीन। तीसरा प्लांट, कोई आप मान प्लांट लगा, कोई एक उद्योग लगा रखे हैं जहां पर रोड बना रहे हैं, आप अब रोड बनाएंगे तो वहां भी प्लांट लगाते हैं, मशीन वहां भी लगती है, कुछ लेबर भी लगते हैं। लेकिन ये जो आपका बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, इन्हीं को आप टारगेट रखते हो कितने साल तक ये और ज्यादा हमें प्रॉफिट दे सकती है, उसी रेशियो में आप क्या करते हो, उस पर पैसा खर्च करते हो। बस यही पॉइंट कहता है कैपिटल बजटिंग। जैसे लोग कहते हैं कि भाई अब आप रिटायरमेंट का टाइम हो गया, अब आप पे कितना पैसा खर्च करें, अब आपकी हाथ जो शिविर करती है, हाथ कांपने लग जाती है, आप टाइप नहीं कर पाते, तो अब मैं आपको कितना सैलरी दूंगा। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे मशीन की अवस्था रेट उम्र घटती है, एज उसकी भी घटती है, उम्र घटती है, मशीन खराब होती है, तो इस हिसाब से अपना खर्चा क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। ये पॉइंट कहना चाह रहा था, ठीक है। ये बस इतना ही है। और इसमें आप क्या वही पढ़ेंगे, कितना कॉस्ट रखना है, किस रेशियो में रखना है, क्या डिप्रिसिएशन कैसे पे लगाएंगे, मार्केट वैल्यू क्या रखेंगे, बेचने का, सेलिंग का, ये सारी पॉइंट इसमें जुड़ा होता है। देन उसके बाद अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स होता है, जैसे आप मान लीजिए आपके पास 2000 रुपए हैं, ऐसे सिंपल समझो। वर्किंग कैपिटल मीन्स वर्किंग, अब वर्किंग कैपिटल जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना होता है। वर्किंग कैपिटल बेसिक अगर देखा जाए तो एक लॉन्ग टर्म और एक आपका शॉर्ट टर्म, ये बेसिक चीज, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर आपका कोई ट्रेडिशनल या व्यापार लॉन्ग टर्म काम करते हो तो आप पैसा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो। अब इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, आप बहुत बड़ा कोई संस्था या कोचिंग खोलते हैं, आप उस कोचिंग का सीईओ है, फाउंडर आप हैं। अब आप पैसा लगाते हैं, मान लीजिए 2000 करोड़ रुपया लगा दिया, बहुत पैसा लगा दिया। आप 2000 रुपया क्या करते हैं, 2000 करोड़ जो रुपया आप लगाते, इन्वेस्टमेंट करते, क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसा लगाते हो। किसमें, कोई आपका मान लीजिए इंस्टीट्यूशनल है, इंस्टीट्यूशन, आप मान लीजिए कोई आपके पास कोई संस्था, उससे पैसा आप 2000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म का डिसीजन है भाई 50 साल हमें चलाना है, 100 साल चलाना है, शॉर्ट टर्म 8 साल 10 साल से कभी देखना है, तो जो आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने व्यापार में लगाते हैं, उसी को बोलते हैं वर्किंग। मतलब कैपिटल मतलब पूंजी, और वर्किंग मतलब कार्यशील है। तो आपका जो पैसा किसी कोचिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस पैसा क्या होता है भाई,
मटेरियल भी आते हैं, लेबर भी आते हैं, ओवरहेड कॉस्ट भी होता है। अब उसमें आप मान लीजिए टाइप राइटर भी रखेंगे, कैमरामैन रखेंगे, टीचर भी रखेंगे, टेबल भी रखेंगे, बोर्ड लगाएंगे, लाइटिंग आएगा, एसी लगेगा, ये सब कौन है? ये आपकी पूंजी है। लेकिन उस पूंजी के लिए आप पैसा क्या कर रखे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब वो उसमें आपका एक वर्क के रूप में काम करता है, बच्चे आते पढ़ते हैं, टेबल पे बैठते हैं, एसी का एंजॉय करते हैं, लाइट का एंजॉय करते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, आपने सब कुछ चीजें बना रखे हैं। तो जो आपका उसमें पैसा लगे वर्किंग करता है, कार्य करता है, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। लेकिन ये कैसे पता चले वर्किंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं? तो अगर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये जो बेसिक चीजें होती हैं, हम पढ़ते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये जो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी अर्थात वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स मतलब क्या आपके पास था? 2000 करोड़। ये जो 2000 करोड़ रुपए आप क्या कर रखे? इन्वेस्टमेंट किए। अब इसमें से अगर आपका कितना पैसा लायबिलिटी होता है, अब कैसे समझो? करंट एसेट कितना इन्वेस्टमेंट? 2000, लेकिन लायबिलिटी भी तो होती है, आपकी कितनी दायित्व तो बनता है। आपने उसमें पता चला 1500 करोड़, 2000 है, 2000 करोड़ है, और 1500 करोड़ आपने क्या कर रखा? ये आपकी लायबिलिटी बनती है। ये आपका मान लीजिए करंट एसेट्स कितना आपके पास है? करंट एसेट्स 2000 करोड़ और लायबिलिटी आपका कितना हो गया? 1500 करोड़। लायबिलिटी मींस अब भाई जो वर्कर उसमें काम भी करेंगे तो आपकी दायित्व बनेगा, सैलरी किसी को देना है, किसी को वेजेस भी देना है, कोई टूट फूट हो गया उसके लिए भी आपकी लायबिलिटी बनती कि नहीं बनती है? तो ये 2000 करोड़ रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया, इसी 2000 करोड़ में से आपका लायबिलिटी भी निकलती, करंट लायबिलिटी इसको बोलते हैं। कितना? 1500 करोड़। तो 2000 में से 1500 करोड़ अगर आप माइनस करके बराबर करोगे तो आपके पास कितना है? 500 करोड़। ये जो आपका है 500 करोड़, ये आपको वर्किंग करेगा। बाकी जो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो 500 निकला है, ये वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? एक प्रकार से मार्केट में भी वो पैसा सर्कुलेट हो रहा है। कैसे सर्कुलेट हो रहा है? लेबर पैसा कमाया, कोई टीचर पैसा कमाया, अब वो पैसा कहीं पर इन्वेस्टमेंट करेगा, मार्केट पैसा खर्च करेगा। अभी आपको नहीं समझना, ऐसे समझो। मान लीजिए मैं 2000 करोड़ का अपने एक संस्था एक कोचिंग बनाया, मैंने 2000 का अपना बजट रखा, लेकिन उसमें 2000 में से मैं 1500 रुपया मेरा एक लायबिलिटी बन गया। हर मुझे किसी की सैलरी देना, किसी कुछ देना, 1500 निकल गया, बचा कितना? 500। 500 क्या करें? एक लिक्विड के फ्रेम में अभी है, वो भी मार्केट में चल रहा है। 2000 में से 1500 ये जाएगा और 500, जब 1500 500 दोनों जोड़ेंगे तभी तो आपको 2000 बनेगा ना। यही पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी मतलब 2000 करोड़ रुपया आपने इन्वेस्टमेंट किया और आप उसमें देनदारियां कितनी आपकी बढ़ रही हैं? सैलरी 1500 देना, 1500 करोड़ आपकी सैलरी पे जा रहा है। ये जो पैसा जो जाता है 1500 निकलने के बाद, बाकी आपके पास ये जो 500 बचता है, ये आपके पास एक लिक्विड फेम में होता है। ये लिक्विड फेम क्या करता है? आपको मेंटेन रखना पड़ता है बिजनेस को। और जो पैसे कमा के लोग लेके जाते हैं, वो मार्केट में सर्कुलेट कैसे करता है? मैं कहीं पढ़ाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, तो उस पैसे से कुछ खरीदूंगा, किताब खरीदूंगा, खाने पीने की चीज लाऊंगा, लाइटिंग का भी लाऊंगा, रोज के खर्चे के लिए कुछ ना कुछ मेंटेन रखूंगा। ये क्या करता है? मार्केट में एक प्रकार से वर्किंग करता है, इसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो ये प्रकार से आदमी जब कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करता है तो एक ही के लिए नहीं, कई लोग के लिए वो रोजगार देता है। तो पैसा जो मार्केट में चलता है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये बेसिक चीज नहीं समझ जाओ तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी बराबर आपका वर्किंग कैपिटल। ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट अब इसमें आप वही पढ़ोगे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फाइनेंशियल लीवरेज, या आप निकालोगे इंसेंटिव, वर्किंग, डिविडेंड, बहुत कुछ चीजें आप आगे इसमें पढ़ते हैं, बट आपको बेसिक इतना ही समझना जरूरत है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगला बात करते हैं, वर्किंग कैपिटल भी हो गया। डिविडेंड, डिविडेंड मीन्स होता है लाभांश। जैसे आप अगर कंपनी में आपकी कोई बहुत बड़ा मान लीजिए इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, आपने मान लीजिए 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, आपका व्यापार बढ़िया चला। अब उसमें से 2000 में से आप पता चला आप उसमें 2000 आपने इन्वेस्टमेंट किया और 500 प्रॉफिट आ गया, तो आपके पास कितना हो गया? 2500। प्रिंसिपल आपका कितना? 2000, प्रॉफिट कितना है? 500। फिर अगले साल पता चला उस 500 में से आप 700 और प्रॉफिट कमा गए, 700 में से 300 और प्रॉफिट कमा गए। जब प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट आने लगता है
उसी को बोलते हैं डिविडेंड। इसीलिए उसके हिंदी में नाम होता है लाभ धन अंश। मतलब और किसका कितना इसमें अंश जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं लाभांश। क्या बोलते हैं डिविडेंड को? लाभांश। लाभांश। ये जो नाम होता है लाभ मतलब लाभांश, अभी इसमें किसका अंश है? लाभ के ऊपर लाभ जब होता है, लाभ पे लाभ, लाभ पे लाभ, इसको हिंदी में बोलते हैं तभी लाभांश। अर्थात प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट होना, उसी बोलते हैं डिविडेंड। अब जो डिविडेंड आप पढ़ते हैं इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका कैश डिविडेंड, आपका कैश डिविडेंड, डिविडेंड एक कैश डिविडेंड जो आप कैश में लिक्विड फॉर्म में पैसा आपके पास आता है। दूसरा एक होता है स्टॉक, आप स्टॉक समझते हो, भंडार, ये भी आपका डिविडेंड है, स्टॉक। तीसरा होता है आपका डिवेंचर, डिवेंचर मीन्स ऋण पत्र। और चौथा आपका होता है प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरी या राइटरी बोलते हैं, प्रोप्राइटर या प्रोप्राइटरी कहते हैं इसको। ये 4 भागों में इसको डिविडेंड को डिवाइड किया गया है। डिविडेंड ये मैं बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बेसिक चीज का। तो कैश में पैसा आना, स्टॉक में आना, डिवेंचर मीन्स होता है ऋण पत्र। जब आप बैंक से कोई पैसा उधार लेते हो लोन, तो आपको ऋण पत्र ब्याज चुकाना पड़ता है। कभी कभी किसी को आप ऋण पत्र बेचते तो आप पैसे भी कमाते हो। प्रॉपर्टी आपकी संपत्ति है, कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, कुछ भी। ये भी प्रकार से आप क्या करते हैं, डिविडेंड कमाने का ये 4 स्रोत आपके पास होता है लाभांश का। कैश में कैसे होता है, किसी को ब्याज पे पैसा दे दो, वो भी पैसा आ गया। स्टॉक बहुत बड़ा आपके पास भंडार है, कोई मटेरियल आपके पास रखा है, आपने ओपनिंग किया, फिर क्लोजिंग किया, फिर क्लोजिंग से ओपनिंग किया, तो ये सारी चीजें। क्लोजिंग ओपनिंग मीन्स क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने व्यापार शुरू किया, शुरुआत मेरे पास मान लीजिए 100% मेरे पास माल था, उसमें से 80% बिक गया, तो बचा कितना पास 20%। तो ये 20% मेरा क्या हो गया क्लोजिंग। फिर अगले साल इसको मैं ओपनिंग करके बेचूंगा। तो एक प्रकार से मेरा ये स्टॉक की बात करता है। डिवेंचर होता है ऋण पत्र, बैंक से कुछ ऋण पत्र लेना, उधार लेना, लोन लेना, जैसे शेयर होता है ठीक उसी प्रकार से आपका ऋण पत्र होता है, डिवेंचर होता है। तो वहाँ आप इंटरेस्ट पे पैसा देना पड़ता है, इंटरेस्ट पे पैसा लेना भी पड़ता है। अर्थात बैंक से अगर मान लीजिए मैं कोई उधार लिया तो मुझे ब्याज देना पड़ेगा, या मुझसे कोई उधार लिया तो मैं उससे ब्याज कमाऊंगा। तो जब ब्याज कमाऊंगा तो मेरे लिए लाभ होगा। प्रॉपर्टी कोई संपत्ति है, बिल्डिंग है, प्लांट, मशीन है, अगर उसको मैं किराए पे देता हूँ, जैसे मेरे पास कोई मशीन है, ट्रैक्टर है या जेसीबी है, कोई बोला भाई मुझे आज 1 दिन के लिए काम पे चाहिए, बोलो ले जाओ, कितना पैसा दोगे, बोलेंगे भैया 3000 रुपया दूंगा। तो एक तो प्रिंसिपल वैल्यू मेरे पास है, 3000 मेरे पास आया, जो प्रॉफिट आया, काम किया, पैसा भी आया, मशीन मेरे पास है, प्लस पैसा आ रहा। तो प्रॉपर्टी कैश या प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति आपका स्थायी रूप की बात करता है, फिक्स्ड एसेट्स की। तो यहाँ से जो हम पैसे अर्न करते हैं। तो दोस्तों हमने सोर्स ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बस्टिंग, डिविडेंड और कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सारे पॉइंट को समझ गए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं आपका इंटरनेशनल बिजनेस के, अर्थात इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के बारे में। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके बात करते हैं। चलिए अभी शुरुआत करते हैं। आपका पहला होता आईएमएफ। क्या है 1969 अगर देखा जाए तो आईएमएफ क्यों बनाया गया, पहले इसकी बात समझते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये क्या कहता था, जब सेकेंड वॉर समाप्त होता है तो उस वक्त देश में अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका, एशिया महाद्वीप, सब जगह काफी लोगों का जन धन की नुकसान हो। जन मतलब लोग, धन मतलब प्रॉपर पैसा कौड़ी, सब कुछ बहुत लॉस हो गया, लोग बहुत डेड हो गए, पैसा भी बहुत लग गया। बाद में एक संस्था बनाई, लोगों ने फिर सोचा कि अगर दुनिया चलना है तो भाई कम से कम अब पीसफुल होना चाहिए, एक दूसरे से मिल करके काम कराना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, एक दूसरे का सहयोग होना बहुत जरूरी है। अगर एक दूसरे का सहयोग नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो बोला गया एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाएंगे। अगर व्यापार किसी को करना तो ठीक है, WTO रहेगा, उधार लेना होगा तो वर्ल्ड बैंक होगा, अगर कोई अपना पैसा एक्सचेंज करवाना चाहेगा तो उसके लिए IMF होगा। IMF जब बनाया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
वैसे तो ये सब खेल 1944 1945 इसी बीच में बनता है, और ये 1969। ये कभी कभी फैक्चुअल चीज़ों को याद रखना, इसमें कितने मेंबर होते, कितने लोग सदस्यता पाए हैं, इस पॉइंट को याद रखना। अब हम बात करते हैं इसमें IMF क्या करता है, एक SDR बना रखा है। ये 2015 में इसको एक राइट दिया गया SDR का, स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट में जो राइट क्या दिया गया, इसकी बात पहले समझते हैं। विशेष प्रकार का जिनको आहरण करने के लिए एक अधिकार दिया गया है, हिंदी में इसको बोला आहरण मतलब विड्रॉ करना, पैसा निकालना। इसने क्या बोला, IMF ने बोला कि बहुत से में लोग क्या होता था, पैसे एक्सचेंज करना। कोई आया, भाई मुझे रुपया चाहिए, तो मैं बोलता ठीक मुझे डॉलर दे दो, रुपया ले जाओ। कोई बोलता है योन चाहिए, तो मैं बोला ठीक है आप मुझे डॉलर दे दो, योन ले जाओ। कोई बोलता है एन चाहिए, जापानीज चाहिए, तो मैं बोला ठीक है मुझे डॉलर दे दो, एन ले जाओ। कोई बोलता मुझे पाउंड चाहिए, तो मैं बोला ठीक है काम करो मुझे डॉलर दे दो, पाउंड ले जाओ। ये एक्सचेंज का काम करता था। एक स्पेशल ड्राइंग राइट बनाया गया, जो कि स्पेशल ड्राइंग जब राइट बनाया गया, इसमें बेसिक 5 कंट्री को रखा गया। कौन कौन सी कंट्री है आपका, जापान है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है और अमेरिका है। ऐसे देश के लोगों को रखा गया। अब वो जब रखा गया तो बोला गया इनके लिए बेसिक कुछ शर्तें होती हैं। SDR का जो राइट जिनको मिलेगा उनके लिए कम से कम बेसिक कुछ शर्तें हैं। कौन कौन सा, उस देश की GDP अच्छी हो। क्या क्या, नंबर 1, अगर SDR के लिए आपको राइट मिल रहा है तो आपके पास बेसिक 5 कॉन्सेप्ट को याद रखना। पहला, आपके देश की GDP जो है अच्छी बड़ी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, आपके देश की एजुकेशन मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि आज जैसे भारत में सर्टिफिकेट सबके पास है, IIT का, IIM का, BTech का, MTech का, MD का, ऐसी डिग्री है। डॉक्टर साहब MD का डिग्री लिए, अब उससे पूछो डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, ऐसा दवा दे देंगे, अगले दिन और बीमार हो जाओगे। आजकल सब झोला, पढ़े लिखे तो और झोला छाप डॉक्टर हो गए। सिर्फ किताबी कीड़ा रही है। किताबी कीड़ा से जिंदगी नहीं चलती। किताब को पढ़ के उसको भी प्रैक्टिकल आपको समझना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पढ़ लिया, पढ़ने का मतलब किसी बोलो SDR क्या है, तो SDR एक प्रकार के स्पेशल ड्राइंग राइट है, लेकिन है क्या, जब तक उसको भी प्रैक्टिकल नहीं समझाऊंगा, कैसे एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा। यही चीज हो गया एजुकेशन का। अगर आपके देश की एजुकेशन अच्छी नहीं है तो आपको राइट नहीं मिल सकता। इसलिए एडुकेशन जो बोलते हैं ये भी अच्छी होनी चाहिए, A1 क्वालिटी की अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, भारत में एजुकेशन क्या होगा, यहाँ तो पहले जाति और धर्म से निकल जाए तभी तो बेहतर करेंगे। चुनाव, लोग ही ऐसे हैं, क्या किया जाए। अगला पॉइंट, GDP के बाद आपका एजुकेशन हो गया। देन उसके वेपन सेक्टर, वेपन मतलब आपकी वेपन मतलब सुरक्षा, आपके देश की सुरक्षा के लिए कितना आप मजबूत हो। तीसरा, चौथा आपका ट्रेड मतलब व्यापार, अर्थात इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आप कितना बेहतर, आप इंपोर्ट ज्यादा करते हो, एक्सपोर्ट करते हो। अगर आपका एक्सपोर्ट अच्छी है देन गुड। ये बेसिक कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको स्पेशल ड्राइंग राइट को मिलने की जरूरत। भाई GDP मजबूत मतलब आपके देश की प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर तीनों मजबूत है। कौन कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये जो बेसिक चीज हो, टर्टरी बोलते, कहीं टर्सरी, इसको टर्टरी कहते हैं अगर बस पढ़ेंगे तो आप। लेकिन ये 3 सेक्टर है, तीनों अगर आपके मजबूत है कि आपकी NDP अच्छी है, आपकी GNP अच्छी है, आपके NNP अच्छी है, बढ़िया आपके देश में तीनों सेक्टर मजबूत है। कृषि, प्राइमरी से आपका एग्रीकल्चर पार्ट की बात करेगा, एग्रीकल्चर, आपका एग्रीकल्चर जो है, कल्चर अगर अच्छी है, अच्छे उत्पादन करते हो, हार्वेस्टिंग अच्छा करते हो, अच्छे क्रॉप्स आप बढ़िया कर रहे हो, AOA का एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में आपका ग्रीन जोन में आप आते हो तो बहुत बेहतर है। अब उसके पॉइंट है तो AOI मतलब AO क्या होता है, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स अगर आपकी कृषि बहुत अच्छा फसल, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड डालोगे तो आपकी वस्तु जो है कोई खरीदेगा नहीं, साइड कर देंगे, भाई इसमें बहुत ज़्यादा
केमिकल नज़र आते हैं हमारे, मान लो देश के बच्चे अगर केमिकल दूध, केमिकल खाना, केमिकल फूड जो भी कंज्यूम करेंगे तो उनकी बॉडी उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उनकी उम्र 30-35 जाते जाते बूढ़े हो जाएंगे, बॉडी में तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो हर एक पॉइंट का एग्रीकल्चर मतलब सिर्फ वो नहीं है कि आपका रफ तरीके से होना चाहिए, A1 क्वालिटी एग्रीकल्चर होना चाहिए। सेकेंडरी सेक्टर आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छी होनी चाहिए। मशीनरी जैसे आप देखते होंगे जापान में या चाइना में कौन सी ऐसी आविष्कार वो लोग नहीं कर लिए, ऐसे कौन सी चीज़ वो डेवलप नहीं कर लिए। बताइए, होली दिवाली आप मनाते हो भारत में और सारा प्रोडक्ट आता है चाइना से, और भारत के लोग उसको नहीं डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ भी इनोवेशन नहीं ना। इनोवेशन मीन्स आपका एजुकेशन, आपका एजुकेशन में कभी उस लेवल तक की चीज़ें सिखाया नहीं जाता। क्या सिखाया जाएगा, वो भी 90s एरा का मोटी सी गाइड किताब लेके अगर रट्टा मार पढ़ाएगा बच्चों को, उसे कैसे कृषि की जाती है इसके बारे में नहीं पता है। रामायण महाभारत पढ़ा देगा, लेकिन उससे क्या लेना, जीवन की सीख लेना अच्छी बात, लेकिन आपका जीवन चलती कैपिटल से, आपका जीवन चलता पैसे से। आजकल लोग जो कहते हैं पैसे कुछ नहीं, ज्ञान देना आसान है बट पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। जो लोग कहते हैं नहीं पैसा कमाना आसान, पैसा कमाना ही आजकल बहुत कठिन है। किसी से आप 2000 रुपये उधार ले लो और बोल दो 1 हफ्ते बाद देंगे, उसका 2000 के लिए आपको 2000 तरीके की बात सुना देगा अगर वो वापस नहीं कर पाओगे। बहुत से अच्छे लोग हैं, नहीं कहते, लेकिन आजकल यही है, पैसे पे ही सबकी जान टिकी हुई है। तो सेकेंडरी सेक्टर की बात मानो मैन्युफैक्चर, और मैन्युफैक्चर तभी अच्छा होगा जब आपके देश में एजुकेशन अच्छा होगा। एजुकेशन अगर बेहतर होगा, इनोवेशन तरीके से इंटरप्रेन्योर अच्छे होंगे, रिस्क होगा, नए नए क्रिएटिव माइंड के लोग होंगे, तभी तो कुछ नया होगा। अब ओल्ड कॉन्सेप्ट पे होंगे, ओल्ड भी ढंग से नहीं चलेगा तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस थोड़ी ऐसे आगे बढ़ेगा, और पीछे हो जाओगे। इंटरप्रेन्योर आएंगे नहीं तो कैसे आगे, ट्रेडिशनल टर्सरी में सर्विस सेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, IAS, IPS, IFS। आज देखिए भारत में मोटिवेशन इस कदर आपको दे देते हैं, आपके सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस इस तरीके से माइंड को इतना एक्टिव कर देंगे, आप अगले दिन गुब्बारे की तरह फूल जाओगे। आज मुझे IAS तैयारी करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आपको इतना मोटिवेट कर देंगे, अपने घर का सारा संपत्ति बेच के आप नेटवर्किंग मार्केट में घुस जाओगे, अगले दिन लॉस होके डिप्रेशन में कहीं पंखे से लटक जाओगे। इतना लोग इतना बेवकूफ बनाते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। टर्सरी एजुकेशन को इतना बेकार कर दिया, इतना चौपट कर दिया लोगों ने, इतना बेकार क्या कर दिया। किसी भी बच्चे से पूछो कॉमर्स का पढ़ा, उससे इतना सिर्फ बारीकी चीज पूछ लो, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बताओ, भूल जाता है। अरे उसको रटाते क्यों, समझाओ ना, उसको बी प्रैक्टिकल बताओ। वो चीज है नहीं नॉलेज, थ्योरिकल नॉलेज से जिंदगी नहीं, आपको उसको भी प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। होटल मैनेजमेंट डिग्री लेने से काम नहीं, आप उसको बना के दिखाना पड़ेगा। ये चीजें आपको क्या है, टर्सरी में डॉक्टर, CA, IAS, IPS, IFS, IRS, ये जितने लोग हैं जो देश के चलाने के बेसिक नींव है, अगर ये कमजोर है तो आपको राइट नहीं मिलेगा SDR में। देखिए कितनी पॉइंट जुड़ी हुई होती है, और बाकी आपका एजुकेशन तो है ही है, वही सब सारी चीज है। अगर आपका एजुकेशन थ्योरिकल अच्छी है, भी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है, इम्प्लीमेंट अच्छा करते हो, बिजनेस में नया आइडिया लाते हो, नया अप्रोच लाते हो, प्लस उसके साथ आप इंटरप्रेन्योर, एक होता है इंटरप्रेन्योर, एक होता है इंटरप्राइज, एक होता है इंटरप्रेन्योरशिप, 3 कॉन्सेप्ट होता है। इंटरप्राइज किसी की वस्तु बना आप उठा के बेच दिए, इंटरप्रेन्योर होता है वो जो उद्यमी जो नया आइडिया लाता है, नया विचार लाता है। तो ये बेसिक चीज आपको समझना है, इंटरप्रेन्योर क्या आपके देश में हो रहा है, एजुकेशन पे कितना बढ़िया खर्च किया जा रहा है, ये पॉइंट की बात करता है। वेपन, देश को लेकर के कितना आप सुरक्षित हैं, आपका जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों कितना मजबूत है, आपके देश को लेकर के कितना सुरक्षा महसूस होती है, लोग आप पे कम से कम गर्व करें, अपनी सुरक्षा तो कर रखा है। इंटरनल एक्सटर्नल कितना मजबूत हो, इंटरनल पता चला जात धर्म यहाँ नक्सलाइट को लेकर के मारकाट चल रहा है, आप कैसे इसको बैलेंस करोगे, उसको भी आप बैलेंस करो। एक्सटर्नल बाहर जो बॉर्डर पे आप देखो, वहां पर आप कितना सुरक्षा हो, कितना सुरक्षित महसूस करते हो, ये सारी पॉइंट को लेकर के बात करता है। और आपका ट्रेडिशनल जो आपका ट्रेड है, व्यापार है, आप कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट करते हो एक्सपोर्ट करते हो, आप पता चला आयात पे निर्भर कर रहे हो तो आपको वैल्यू नहीं दिया जाएगा। आप एक्सपोर्ट कितना, एक्सपोर्ट वही करेगा जिस देश में इनोवेशन होगा, नई चीज की वस्तु को बनेगी, उस वस्तु को बेचा जाएगा, यही तो होगा ना।
30,000 जो इतने पॉइंट फुलफिल करता है उसको एसडीआर की राइट दिया जाता है। अब एसडीआर में कौन कौन करेंसी है, कौन कौन लोग हैं, उनकी बात करता हूं दोस्तों। तो ये जो पॉइंट हमने बोला क्या क्या शर्तें होती है एसडीआर के लिए, ये पॉइंट अगर फुलफिल कोई करता है, अब कौन कौन देश है आपके लिए आप दिमाग खुल जाएगा। पहले पे आता है आपका जो एसडीआर का जो राइट जिसको दिया गया है, कौन सा देश, फर्स्ट जो करेंट आपका कंट्री है, फर्स्ट कंट्री कौन सी आएगा आपका यूएस अर्थात अमेरिका। अब इसमें कौन सी इसकी चलता है, डॉलर, क्या चलेगा, डॉलर। अब डॉलर इसकी कितनी करेंसी, इसकी वैल्यू दिया गया है, इसकी करेंसी जो वैल्यू, अब वैल्यू जो दिया गया है अर्थात इसका वेटेड कितना दिया गया है इसकी बात कर रहा है, तो 4.73 है। अब जाके डाटा देख लेना। पहले पे आता है फर्स्ट करेंट जो देश है, दूसरा देश कौन सा आपका यूरोप अर्थात यूरो की बात करता है। अब ये क्या है, यूरोप में जो आपका यूरो है, ई से डिनोट करते हो आप, ऐसे करके बनाते होंगे यूरो, यूरो। ये तो डॉलर, ये कितना आपका देता है, ये आपका 30.93 इतना इसका वैल्यू दिया गया। अब सोचो अमेरिका किस चीज में आगे है भाई, प्राइमरी सेक्टर भी मजबूत है, सेकेंडरी भी ठीक है, प्लस उसके जीडीपी भी ठीक है, एजुकेशन भी ठीक है, टर्सरी भी ठीक है, प्लस वेपन भी को लेकर के ज्यादातर आ गए, हर चीज में आ गए, तभी अपने वो डॉलर को इतना वैल्यू देता है, इतना उसके डॉलर की वैल्यू को दिया गया। यूरो को इतना वैल्यू दिया गया है, वेटेड दिया गया है। अगला आता है चाइनीज। अब चाइनीज या चाइनीज बोलते हैं। अब इसमें जो आपका आता है कौन सा, यॉन। अब यॉन में कौन आएगा, YUAN है दोस्तों, लोग कभी कल स्पेलिंग को समझने का प्रयास करिए। इसका जो आपका दिया गया 10.33 या 10 पॉइंट आपका 10.90 कर देते हैं, 9 बढ़ता घटता रहता है, इसको देख लेना। 10 पॉइंट करके 92 है, ठीक है, 10.92 है। थर्ड कंट्री हो गया। फोर्थ कंट्री नीचे नहीं दिखेगा मुझे लग रहा दोस्तों, यहां बना देता हूं। फोर्थ आपका जो आएगा कौन सा कंट्री है, फोर्थ आपका आएगा जापान, जापानीज। अब इनमें इनका चलता है एन की वैल्यू कितना है, 8.33। और नेक्स्ट आपका अगर जो पांचवा कंट्री है जिसको बात करते हैं वो आता पाउंड। और पाउंड की जो बात करेगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इसकी बात होता है 8.90। ये है, आप जाके इस डेटा को देख लेना एक बार। ये डेटा जो मैंने देखा, यही पॉइंट सारी बात किया। तो ये कभी कल आपको मैचिंग करने का भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, एक दूसरे से मैचिंग करने को पूछ लेगा, किस देश की उस करेंसी की वैल्यू कितना वेटेड दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि ये जो एसडीआर के लिए राइट दिया। अभी करता क्या है एसडीआर, अगर आपको मान लीजिए डॉलर चाहिए तो डॉलर यहां से क्या करेगा, एसडीआर से डॉलर जो होता है वो माइनस हो जाएगा, माइनस मतलब घट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और जाके आप मान लीजिए भारत अगर लेता तो भारत के इंडिया के अकाउंट में, इंडिया में क्या हो, वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर वो डॉलर लेता है तो यहाँ से डॉलर सॉरी यूरो निकलता है, यूरो अगर आप लेता है भारत तो यहाँ से वो माइनस होगा, भारत के अकाउंट में प्लस हो जाता है। ये डबल एंट्री सिस्टम के तरीके से पूरा काम करता है। ये तो बेसिक चीज आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं अगला, ये मॉनेटरी पॉलिसी, इसी का काम करता है मॉनेटरी पॉलिसी प्रकार से। इंटरनेशनल जो आपका मौद्रिक नीति है इसी के ऊपर काम करता है, किसको कितने रेट पे कितना पैसा ब्याज पे देना है, कितने पे ब्याज पे देना। ये जो आपका सारा सिस्टम जुड़ा होता है आपका IMF प्लस आपका वर्ल्ड बैंक से भी बात करती है, वर्ल्ड बैंक।
वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इसी का जुड़ा हुआ पार्ट है। भाई आपको लोन लेना है तो वर्ल्ड बैंक कहेगा ठीक है आप ले लो, फिर पूछे किस चीज़ के लिए आप लोन लेते हो, बोलोगे मुझे कृषि को मजबूत करना, कृषि पे काम करना, अपनी एजुकेशन को अच्छा करना है या हॉस्पिटल को बेहतर करना है, तो कहेगा ठीक ले जाओ। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाती कितने दिन के लिए कितना ब्याज पे पैसा देना और किस रूप में कब वापस करोगे, ये सारी पॉइंट इस पे बात करता है। अब असली पॉइंट हम बात करते हैं आपका स्टॉक मार्केट इंटरनेशनल। स्टॉक मार्केट इंटरनेशनल जो ये चैप्टर होता है, इसमें क्या करता है, जैसे आप भारत में देखते होंगे निफ्टी है, आप पढ़ते होंगे बुल क्या है, बियर क्या है, वो बियर नहीं जो पीने वाला, बुल मीन्स होता बैल, बियर मीन्स भालू। तो आप देखते होंगे कभी कि इंडस बैंक जाना या इंडस जो एटीएम मशीन होती है उसमें देखते रहना, उसमें काफी बना होता है, बैल होता है। अगर बैल अपनी ऐसे गर्दन को ऊपर करती है इसका मतलब शेयर मार्केट ऊपर को जाता है, मैं भारत की बात करता हूँ। अगर बियर अपनी मान लीजिए वो गर्दन है जो भालू है, सॉरी, वो क्या करता है अपने गर्दन नीचे करता है, मतलब शेयर मार्केट डाउन जा रहा है। ये चलता कैसे है, इंपोर्ट, ये डिपेंड करता है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट। पहले समझेंगे शेयर मार्केट क्या है, एक बार पहले शेयर क्या होता है यहां पर समझाने के लिए। शेयर क्या होता है, आजकल लोग तो स्टॉक मार्केट आता है, मैंने यहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट करा, देखिए इसके पीछे रीजन क्या होता है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं जैसे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इन लोग का पैसा हर एक फील्ड में होता है। अब जैसे मान लीजिए टाटा का 50 बिजनेस चल रहा है, अडानी का 36 बिजनेस चल रहा है, सबका अलग, कोई 50 बिजनेस, कोई 40, कोई 30। अब इनका हर एक फील्ड में, जैसे टाटा का लोहा का है, लोहा का बिजनेस, प्लस आपका ऑयल का बात कर सकता है, आपका प्लस कोई ऐसा चीज नहीं बचा है। आजकल की क्रीम पाउडर सबको लेकर के व्यापार करते हैं। तो आप देखते हैं किसकी डिमांड किसकी है, तो उनकी शेयर बिकती रहती है, शेयर उनकी बिकती सेल होती है। तो आप ऑनलाइन क्या करते हो, उसको पहले आप किसी भी जो ब्रोकर होता है उस ब्रोकर के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप उसकी सदस्यता प्राप्त हो जाती है। तो आप चाहे शेयर खरीदो या उसको बेचो। अब जैसे शेयर कभी क्या होता है, आपने उनका शेयर खरीद लिया, आज पता चला सस्ते रेट पे था, आपने खरीद लिया, अगले दिन रेट बढ़ गया तो आपने बेच दिया। तो जो आप महंगा सस्ता जब होता है उसी बीच में जो आप पैसे अर्न करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। यहाँ पर कुछ औरतें हैं बड़ी, औरत वास्तव में क्या कहा जाए, जब तक ये झगड़ा लड़ाई नहीं की इनका पेट नहीं भरता। सबके नहीं करा, बुरा मत मानना, या कुछ ऐसी हैं गंवार आती है, देख रहे हो कितनी आवाज करती है। अब भटका दिए दोस्तों पॉइंट से। तो आपका शेयर मार्केट में वही चीज आपको समझना है कि अगर शेयर मार्केट का रेट बढ़ता है तो आप बेच देते हो, सस्ता होता है खरीद लेते हो, यही पॉइंट आप प्रॉफिट कर। ठीक उसी प्रकार से आपका इंटरनेशनल शेयर मार्केट होता है। इंटरनेशनल शेयर, भारत से अगर आप अपनी कोई चीज बेचते हो, अमेरिका ने खरीदा तो उसको अमेरिका जो खरीदेगा उसको बोलेंगे अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीप्ट, क्योंकि अमेरिका ने प्राप्त किया। और जब इससे पता चला अमेरिका, जापान, चाइना, हर एक देश मिल करके सब मिल करके व्यापार करते, स्टॉक मार्केट को खरीदते हैं, तो उसको बोलेंगे ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीप्ट। अगर पता चला भारत ने अमेरिका का शेयर खरीदा, अमेरिका शेयर, तो उसको बोलेंगे इंडियन डिपोजिटरी रिसीप्ट। बस यही चीज आपका होता है। तो ये दोस्तों आज हमने सारी बातें जो किया, अब थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है महिला, फिर दूसरी वीडियो बनाएंगे, ऐसे टॉपिक एक एक करके आपको बताते रहेंगे। और बढ़िया पढ़ाई करिए, समय जो भी है 1 मंथ बचा है, बेसिक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर क्वेश्चन को बढ़ाइए। और कुछ फैक्चुअल जो डेटा है उनको करंट में चीजों को देखिए, करंट चीजें आपकी एडवांस होती हैं, उसको भी पढ़ते रहना। तो अब दूसरा वीडियो फिर हम लेके आएंगे आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। तो आज इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, अपना अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।